नीट में अगर सिलेबस कम हो तो कट ऑफ आसमान छू जाती है। नेचर में भी जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो रिसोर्स कम पड़ने लगते हैं और फिर स्टार्ट होता है सर्वाइवल का रियल गेम, बर्थ, डेथ, कंपटीशन और स्ट्रगल। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राबिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो ऑर्गेनिज्म के बीच के इंटरेक्शन और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करता है। इकोलॉजी मेनली 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर काम करती है। सबसे पहले है ऑर्गेनिज्म, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है कम्युनिटी और चौथा है बायोम। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिज्म लेवल और पॉपुलेशन इकोलॉजी को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म लेवल पर इकोलॉजी को फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब ये समझना कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे अडाप्ट होते हैं, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बल्कि रिप्रोड्यूस करने के लिए भी। आप पहले ही पढ़ चुके हो कि अर्थ का जो सन के अराउंड घूमना और एक्सिस का टिल्ट जो है ये टेम्परेचर में साल भर चेंजेस लाता है जिससे सीजन बनते हैं। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का एनुअल वेरिएशन की वजह से डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा जैसे मेजर बायोम बनते हैं। हर बायोम के अंदर रीजनल और लोकल वेरिएशन देखने को मिलती हैं, जैसे डिफरेंट हैबिटेट बनते हैं। इंडिया के अंदर मेजर बायोम अगर हम देखें तो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट, सी कोस्ट। अर्थ पर लाइफ सिर्फ फेवरेबल जगह पर नहीं मिलती, मतलब एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जैसे रेगिस्तान के गर्म डेजर्ट के अंदर, डीप ओशन ट्रेंचेस के अंदर, फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम के अंदर, हॉट स्प्रिंग के अंदर और ह्यूमन इंटेस्टाइन भी माइक्रोब्स के लिए एक हैबिटेट है। हैबिटेट के अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें तो डिफरेंट हैबिटेट में फिजिकल और केमिकल कंडीशन में वेरिएशन होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। सिर्फ एबायोटिक फैक्टर ही हैबिटेट को डिफाइन नहीं करते, बायोटिक फैक्टर भी होते हैं जैसे पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर, कंपीटर्स। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू अपने हैबिटेट के हिसाब से अडाप्टेशन डेवलप कर लेते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के पास टॉलरेंस के लिए की एक रेंज होती है, रिसोर्स का यूज़, इकोलॉजी का रोल होता है। इन सब को मिलाकर उसे कहते हैं नीश। अगर हम मेजर एबायोटिक फैक्टर देखें, सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर इकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इक्वेटर से पोल की तरफ टेम्परेचर कम होता है, प्लेन से माउंटेन पर जाने से भी टेम्परेचर जो है ये कम होता है। पोलर रीजन में टेम्परेचर 0 से नीचे होता है। उसके बाद ट्रॉपिकल डेजर्ट में समर में अगर हम देखें तो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर। और थर्मल स्प्रिंग या डीप सी वेंट के अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मैंगो ट्री कनेडा में ग्रो नहीं करते। उसके बाद स्नो लेपर्ड जो है ये केरला में नहीं मिलती। ट्यूना फिश जो होती है ये ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, ट्रॉपिकल एरिया में नहीं मिलती, यहाँ पर रेयर होती है अगर मिले तो। फिर टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है। जो ऑर्गेनिज्म वाइड टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर लेते हैं उन्हें कहते हैं यूरीथर्मल, और जो सिर्फ नैरो रेंज में सर्वाइव करते हैं उसे कहते हैं स्टेनोथर्मल। ठीक है, स्पीशी का टेम्परेचर टॉलरेंस उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो स्पीशी की डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो सकती है। अब देखते हैं दूसरा फैक्टर जो है वाटर। वाटर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ वाटर से ही स्टार्ट हुई थी। डेजर्ट में वाटर लिमिटेड होता है, इसलिए स्पेशल अडाप्टेशन चाहिए होती है डेजर्ट में जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको। उसके बाद प्लांट की प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन वाटर पर डिपेंड करती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर की क्वालिटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जैसे उनका वाटर का पीएच, केमिकल कंपोजिशन और सैलिनिटी ये सही होनी चाहिए पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, अब देखते हैं सैलिनिटी। फ्रेश वाटर के अंदर अगर आप देखें तो लेस देन 5 पीपीटी होती है फ्रेश वाटर के अंदर सैलिनिटी। उसके बाद सी वाटर के अंदर 30 to 35 पीपीटी और हाइपर सैलोन लैगून्स के अंदर मोर देन 100 पीपीटी सैलिनिटी देखने को मिलती है। और वाइड सैलिनिटी जो टॉलरेट करते हैं उन्हें कहते हैं यूरी हैलाइन, और जो नैरो सैलिनिटी टॉलरेट करते हैं उन्हें कहते हैं स्टेनो हैलाइन। ठीक है, अब है लाइट। लाइट जो होती है ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, इसलिए प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉरेस्ट के नीचे उगने वाले प्लांट जो लो लाइट कंडीशन में ग्रो करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए उसी लाइट में मतलब अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के लिए फोटो पीरियड इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एनिमल के लिए अगर हम लाइट देखें तो ये फीडिंग, रिप्रोडक्शन, माइग्रेशन टाइम को सिग्नल देती है। अगर हम डीप ओशन के अंदर देखें तो वहाँ पर अंधेरा होता है, वहाँ ऑर्गेनिज्म सनलाइट के बारे में जानते भी नहीं कि सनलाइट भी कुछ चीज़ होती है। ठीक है, उनकी एनर्जी सोर्स जो होती है वो केमिकल एनर्जी होता है। उसके बाद यूवी रेज जो होती है ये हार्मफुल होती है। सी में रेड और ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी अलग अलग डेप्थ पर मिलती हैं। उसके बाद रेड एल्गी जो होती है सबसे गहराई में मिलती है क्योंकि वो ब्लू लाइट को एब्जर्व करती है।
अब देखते हैं सॉयल की प्रॉपर्टी जो होती है ये डिपेंड करती है क्लाइमेट पर, वेदरिंग पर, सॉयल फॉर्मेशन प्रोसेस पर। अगर हम फैक्टर देखें सॉयल के तो टेक्सचर, पीएच, मिनरल और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉयल की कैसी है, ये फैक्टर वेजिटेशन को डिसाइड करते हैं और वेजिटेशन एनिमल को सपोर्ट करती है। उसके बाद एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सेडिमेंट्स बेंथिक एनिमल को अफेक्ट करते हैं। बेंथिक एनिमल जो मतलब एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सबसे नीचे पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है बेंथिक एनिमल, ठीक है। अब देखते हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। इन्वायरमेंट टाइम के साथ जो होता है चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म कोप करना पड़ता है ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे ह्यूमन एसी और हीटर यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिज्म का अगर हम रिस्पॉन्स देखें तो सबसे पहले रेगुलेट करते हैं, रेगुलेटर जिनको कहा जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म बॉडी का टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है ये कांस्टेंट रख सकते हैं, जैसे बर्ड्स और मैमल रेगुलेटर होते हैं। हम जो होते हैं जो समर के अंदर स्वेटिंग करते हैं और विंटर के अंदर शिवरिंग होती है। जो प्लांट होते हैं ये अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है ये मेंटेन नहीं कर पाते, ह्यूमन और बर्ड्स कर लेते हैं, इन्हें कहा जाता है रेगुलेटर, ठीक है। अब है कन्फॉर्मर। 99% एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट सब प्लांट जो होते हैं ये रेगुलेटर होते हैं, रेगुलेटर नहीं होते, ये कन्फॉर्मर होते हैं। उनकी बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है। थर्मो रेगुलेशन एनर्जी एक्सपेंसिव होती है, स्पेशली स्मॉल एनिमल जो श्रू, ह्यूमन बर्ड्स, इसलिए छोटे एनिमल पोलर रीजन में रेयर मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं माइग्रेटर। माइग्रेट जो होते हैं स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में टेम्परेरी शिफ्ट करना, उसे कहते हैं माइग्रेट हो जाना। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो बर्ड्स का विंटर में माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद साइबेरियन बर्ड्स जो भारतपुर आते हैं। अब है सस्पेंड, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं। उसके बाद प्लांट्स जो होते हैं ये सीड बनाते हैं। एनिमल्स हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायपोज में चले जाते हैं। फिर देखते हैं हम अडाप्टेशन। अडाप्टेशन का मतलब होता है कोई भी फीचर, मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल, जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में मदद करे, ठीक है। अडाप्टेशन 3 टाइप की, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, ये हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कंगारू रैट जो है ये फैट ऑक्सीडेशन से वाटर बनाता है। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं ये थिक क्यूटिकल, संकीर्ण स्टोमेटा और केम पाथवे यूज करते हैं। उपंशिया में लीफ नहीं होती, स्टेम फोटोसिंथेटिक होता है। कोल्ड क्लाइमेट में मेमल्स के एयर और लिम्स छोटे होते हैं, इसे कहा जाता है एलियंस रूल, ठीक है। सील के पास ब्लबर होता है। हाई एटीट्यूड पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर हमारा आरबीसी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। नेचर में हम यूजली किसी स्पीशी का एक अकेला इंडिविजुअल नहीं देखते, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ग्रुप में रहते हैं, एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में, सेम रिसोर्स शेयर करते हैं और कम्पीट करते हैं या आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं। इसी तरह के ग्रुप को कहा जाता है पॉपुलेशन। इंटरब्रीड का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने इंडिविजुअल का ग्रुप भी इकोलॉजी में पॉपुलेशन ही माना जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें इसकी तो पॉन्ड में लोटस, कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया, ये सारे क्या हैं, पॉपुलेशन है। आप पहले पढ़ चुके हो कि इन्वायरमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट जो है इंडिविजुअल पर होता है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन लेवल पर काम करती है। इसलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से कनेक्ट करता है। अगर हम देखें पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स तो इंडिविजुअल के पास बर्थ होता है, डेथ होती है, लेकिन पॉपुलेशन के पास बर्थ रेट और डेथ रेट होती है, पॉपुलेशन में ये रेट पर कैपिटा में होती हैं। अगर हम देखें सेक्स रेशो तो इंडिविजुअल में मेल या फीमेल होता है, लेकिन पॉपुलेशन में सेक्स रेशो को देखा जाता है। अब है एज पिरामिड। पॉपुलेशन में अलग अलग एज के इंडिविजुअल होते हैं। जब एज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाया जाता है तो उसे एज पिरामिड कहते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन में एज पिरामिड ग्रोइंग पॉपुलेशन शो करते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। उसके बाद पिरामिड की जो शेप होती है ये पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टेटस शो करती है। अगर हम पॉपुलेशन का साइज़ या डेंसिटी देखें तो पॉपुलेशन का साइज़ हमें उसकी कंडीशन के बारे में बहुत कुछ बताता है, जैसे कंपटीशन का इफेक्ट, प्रीडेटर का इफेक्ट, पेस्टिसाइड का इफेक्ट, सब कुछ पॉपुलेशन साइज चेंज के टर्म में एवेलुएट किया जाता है। अगर हम पॉपुलेशन का साइज देखें तो कभी कभी बहुत कम भी होता है और कभी कभी मिलियंस में भी होता है। अगर हम पॉपुलेशन की डेंसिटी देखें तो इसको एन से डिनोट करते हैं। सिर्फ नंबर हमेशा बेस्ट मेजर नहीं होता, कभी कभी अगर हम देखें एग्जांपल तो एक ह्यूज बनैन ट्री के अंदर 200 कैरेट ग्रास प्लांट भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ बायोमास या परसेंट कवर ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है। बैक्टीरिया जैसी पॉपुलेशन में नंबर काउंट करना भी बहुत मुश्किल होता है बैक्टीरिया का। कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी भी इनफ होती है, जैसे
फिश में पर ट्रैप काउंट से भी हम मेज़र कर सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी। उसके बाद टाइगर की अगर हम देखें कि एक फॉरेस्ट के अंदर कितने टाइगर हैं, तो उसके पाग मार्क या फीकल पैलेट से भी हम पता कर सकते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम देखें तो पॉपुलेशन साइज़ कांस्टेंट नहीं होता, टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। अगर हम फैक्टर देखें, सबसे पहले फूड, प्रेडेटर और वेदर, इनके ये फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है चेंज होती है 4 प्रोसेस की वजह से। सबसे पहले है नेटिलिटी, मतलब नंबर ऑफ़ बर्थ, मोर्टिलिटी, नंबर ऑफ़ डेथ, इमिग्रेशन, बाहर से आना, एमिग्रेशन, बाहर जाना, ठीक है। अगर हम बर्थ तो एमिग्रेशन देखें, और बर्थ और एमिग्रेशन अगर ज़्यादा हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। डेथ और इमिग्रेशन अगर ज़्यादा हैं तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यूजली देखा जाता है बर्थ और डेथ मेन फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ के जो है बर्थ और डेथ 2 मेन फैक्टर होते हैं, और इमिग्रेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब न्यू हैबिटेट को कॉलोनाइज किया जाए। मतलब नई हैबिटेट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर पूछा जाए तो वो एमिग्रेशन है, और बर्थ और डेथ जो है ये मेन फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब देखते हैं ग्रोथ मॉडल। सबसे पहले है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं, मतलब फूड और स्पेस अनलिमिटेड है, तब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। पॉपुलेशन अपनी मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल दिखाती है। इसकी इक्वेशन अगर हम देखें तो dn/dt इज इक्वल टू RN। यहाँ पर R जो होती है ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अगर हम एग्जांपल देखें, नॉर्वे रैट के अंदर R की वैल्यू होती है 0.015, फ्लोर बीटल की R वैल्यू होती है 0.12। इंडिया के अंदर अगर हम देखें 1981 के अंदर R वैल्यू थी 0.0205, ठीक है। अगर हम ग्राफ देखें तो जे शेप्ड कर्व देखने को मिलता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर। उसके बाद है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है नेचर में रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं होते लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर, इसलिए कंपटीशन होता है। हर हैबिटेट की एक लिमिट होती है, उसे कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी, मतलब के से डिनोट करते हैं इसको। पॉपुलेशन ग्रोथ के फेज़ अगर हम देखें, इसके अंदर लैग फेज़ देखने को मिलता है, एक्सेलरेशन फेज़, डिक्लेरेशन फेज़ और स्टेबल फेज़। इसके अंदर ग्राफ देखने को मिलता है सिग्मॉइड शेप, एस शेप जिसे कहा जाता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर सिग्मॉइड शेप ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन अगर हम देखें तो dn/dt इज इक्वल टू RN K माइनस n/K, ठीक है। ये मॉडल जो होता है नेचर के ज़्यादा क्लोज होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब देखते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। पॉपुलेशन अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस मैक्सिमाइज करती है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो एक बार जो ब्रीड करता है वो है सैल्मोन एंड बैम्बो। उसके बाद बार बार जो ब्रीड करते हैं लाइफ टाइम में बर्ड्स और मैमल्स। ज़्यादा स्मॉल ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलियस के अंदर, और कम लार्ज ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं मैमल्स के अंदर। अगर हम लाइफ हिस्ट्री ट्रेट देखें तो हैबिटेट के एबायोटिक प्लस बायोटिक फैक्टर के हिसाब से इवॉल्व होते हैं। अब है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। नेचर में कोई भी स्पीशी अकेली नहीं रहती। जैसे प्लांट जो होते हैं ये सॉयल माइक्रोब्स चाहिए होते हैं इनको सॉयल में। उसके बाद पॉलिनेटर चाहिए होते हैं प्लांट को। ये अलग अलग स्पीशी मिलकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके नेचर में सर्वाइव करती हैं। सबसे पहले हम इंटरेक्शन देखें। सबसे पहले है म्यूटिज्म, जिसके अंदर प्लस प्लस हमें इंटरेक्शन देखने को मिलती है। फिर है कंपटीशन, जिसके अंदर माइनस माइनस इंटरेक्शन देखने को मिलती है। प्रीडेशन प्लस माइनस, और पैरासिटिज्म के अंदर भी प्लस माइनस। कमेंसलिज्म के अंदर प्लस और ज़ीरो इंटरेक्शन, और एमेंसलिज्म के अंदर माइनस और ज़ीरो इंटरेक्शन देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र का मीडियम होता है प्रीडेशन। प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद स्पीशी डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं। जैसे टाइगर जो है ये डियर को खाता है, स्पैरो सीड को खाती है। प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया का ये भी एक एग्जांपल है प्रीडेशन की। अगर हम प्रे डिफेंस देखें तो कैमोफ्लेज, पॉइजन, मोनार्क बटरफ्लाई टॉक्सिन रिलीज करती है। उसके बाद प्लांट्स के लिए हर्बीवोर प्रीडेटर होते हैं। थॉर्न्स केमिकल बना लेते हैं प्लांट अपने डिफेंस के लिए, निकोटीन और कैफीन, ठीक है। अब है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब फिटनेस कम हो जाती है इसके अंदर, दोनों compete करती हैं, माइनस माइनस इसके अंदर इंटरेक्शन देखने को मिलती है। एग्जांपल अगर हम देखें तो फ्लेमिंगो वीएस फिश, गोट्स वीएस टर्टाइज। कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि सेम स्पीशी नीश की जो है ये सेम नीश की स्पीशी को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये बोलता है कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब होस्ट स्पेसिफिक को एवोल्यूशन होती है यहाँ पर। अडाप्टेशन अगर हम देखें तो पैरासाइट के अंदर सर्कर देखने को मिलता है, हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उसके अंदर। उसके बाद रिड्यूस आर्गन होते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें तो लिवर फ्लूक, मलेरियल पैरासाइट टाइप, जैसे एक्टोपैरासाइट जो लाइस और टिक्स होती हैं ये एक्टोपैरासाइट होती हैं। उसके बाद एंडोपैरासाइट इनसाइड बॉडी के अंदर जो भी पैरासाइट बॉडी के अंदर होता है उसे कहते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। अब है ब्रूड पैरासिटम, जैसे कुकू एंड क्रो के बीच में देखने को मिलता है। अब है कॉमेंसलिज्म, एक बेनिफिशियल और दूसरा न्यूट्रल होता है इसके अंदर। एग्जांपल अगर हम देखें तो ऑर्किड ऑन मैंगो, ब्रैंकल्स ऑन वेल। उसके बाद कैटल इग्रट एंड कैटल।
उसके बाद क्लॉन फिश एंड सी एनिमल, ठीक है। अब है म्यूटेजम, दोनों स्पीशी को बेनिफिट होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो लाइकन, माइकोरेजा, फिग एंड वेस्प, ऑर्किड एंड बी, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।